एवरीवन, दिस इज जगजीत सिंह और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो कि H.G. वेल्स के नॉवल द इनविजिबल मैन से लिया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर नॉवल है ये क्लास 12th में लागू किया गया था और जो कि 2 साल पहले इसको हटा दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द चैप्टर। इससे पहले हम एक जनरल डिस्कशन कर सकते हैं कि इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है। ये जो स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट के ऊपर है, उसका नाम ग्रिफिन है। एक दिन वो डिस्कवर करता है एक वंडरफुल ड्रग जिससे कि आदमी जो है वो इनविजिबल हो सकता था। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर और किसी कारण से ये अपने लैंडलॉर्ड जिस घर में वो रहता था उस घर में ये आग लगा देता है और इस ड्रग को वो कंज्यूम कर लेता है, स्वेलो कर लेता है और वो इनविजिबल हो जाता है। एंड अब कोई भी आदमी उसे नहीं देख सकता था। वाई? बिकॉज ही वॉज इनविजिबल। लेकिन जिस समय उसने ये ड्रग लिया और द टाइम दैट ही हैज़ चूजन टू कंज्यूम और स्वेलो दिस ड्रग वॉज अ बैड टाइम, क्योंकि ये ठंड का समय था और आप जानते हैं इनविजिबल होने का मतलब है उसे बिना कपड़ों के भी रहना पड़ता था। सो वो स्टोर में जाता है, वहाँ पर वो एक रात गुजारता है, उसके बाद वो कुछ पैसे और कुछ क्लोथ्स भी चुराता है और उसके बाद वो एक इपिंग नाम की विलेज में चला जाता है। वहाँ पर वो एक इन में रहता है और वहाँ से भी पैसे चुराता है। पुलिस को बुलाया जाता है और उसके बाद वो किस तरीके से वहाँ से भागता है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानेंगे। अगर हम इस चैप्टर की थीम की बात करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थीमेटिक बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से और वो होता है कि एक साइंटिस्ट अगर ऐसे काम करे, एक साइंटिस्ट जो चोरी कर रहा है, एक साइंटिस्ट जो क्लोथ चुरा रहा है, कपड़े चुरा रहा है, क्या ये सही है? क्या सिर्फ नॉलेज होना ही काफ़ी होता है एक आदमी के जीवन में? क्या उसकी वैल्यूज़, उसके जो मोरल्स होते हैं, क्या उनका हाई होना ज़रूरी नहीं है? तो ये जो स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है वो डिस्क्राइब करती है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन के बारे में, जो कि एक लॉलेस पर्सन बन चुका था, जो बिल्कुल लॉ को नहीं मानता था, वो एक बुरा आदमी बन चुका था। ग्रिफिन जो है वो डिस्कवर करता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, उसे इनविजिबल बनाया जा सकता है। लेकिन वो इस डिस्कवरी का मिसयूज़ करता है, उसे गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश करता है अपनी उस डिस्कवरी को। वो इस पावर को वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ कर सकता था, लेकिन वो उसके लिए इसे यूज़ नहीं करता, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इन्हें यूज़ करता है, वो भी लॉलेसली। ही मिसयूज इट टू थ्रेटन। ये जो है ग्रिफिन जो है वो इस, यहाँ जो हम ब्रिलियंट साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, ये ग्रिफिन जो है वो इसे मिसयूज़ करता है, इस पावर को लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें पीटने के लिए और चोरी करने के लिए। वो एक इलीगल एंट्री करता है एक स्टोर में, एक शॉप में, और वहाँ से सामान को चुराता है। वो चोरी करता है एक क्लर्जी के घर में। क्लर्जी हमने एसएसटी में पढ़ा है, क्लर्जी का मतलब होता है द पर्सन हु बिलोंग्स टू चर्च। तो एक चर्च के आदमी के साथ भी उसके घर पे चोरी करता है इपिंग में। ग्रिफिन जो है वो रिमेंड रहता है इनविजिबल, और कब? जब वो बिना कपड़े के होता है। लेकिन जब वो कपड़े पहन लेता है तो वो अपनी इनविजिबिलिटी को खो देता है और तब कुड बी सीन बाय द पीपल अराउंड हिम, तो वहाँ के लोगों को आसानी से वो जो आदमी है इसे आराम से देख सकते हैं। ये जो लेसन है ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है कि जो मिसयूज ऑफ साइंस होता है एंड इट्स ग्रेट डिस्कवरीज जो है कैन मेक एन इवन अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट लाइक ग्रिफिन अ मॉन्स्टर। कि अगर कोई साइंटिस्ट जिसने महान इन्वेंशन या डिस्कवरीज करी हैं, अगर वो लॉलेस हो जाए तो वो ग्रिफिन की तरह एक मॉन्स्टर हो सकता है और समाज के लिए एक थ्रेटनिंग हो सकता है, एक ऐसा आदमी। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? अब दो लड़के जो हैं वो बड़े ही सरप्राइज के साथ, शॉक के साथ वो देख रहे थे कि लगातार फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स जो हैं वो बन रहे थे। इसका मतलब फ्रेश जो मडी, कीचड़ से भरे हुए पैरों के निशान जो हैं वो बन रहे थे, लेकिन
वो सरप्राइज थे कि ये जो बेयर फुटेड मैन है, ये जो स्टेप्स हैं उसके, ये इस मिडल ऑफ द लंदन में इस घर के सामने कहाँ से आए, और ये जो इम्प्रिंट्स बन रहे थे वो आदमी कहाँ था। इसका मतलब वो देख नहीं पा रहे थे कि वो जो आदमी जिसके ये पैर के निशान बन रहे हैं ये कहाँ पर है। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, और जैसे ही वो घूर रहे थे उसे ध्यान से, अचानक उनकी आंखों के सामने एक अजीब सी साइट दिखाई देती है। एक फ्रेश फुटमार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर, अचानक एक और फुटमार्क जो है वो बन जाता है और वहां पर कोई नहीं था। नोवेयर मीन्स वहां पर कोई नहीं था और अचानक पैर का निशान बन गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके बाद एक और फुटप्रिंट बनता है और एक के बाद एक फुटप्रिंट बनते चले जाते हैं। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और लगातार वो स्टेप्स जो हैं आगे की तरफ स्ट्रीट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसका मतलब वो स्टेप्स जो हैं, वो जो पैरों के फुटप्रिंट्स थे, इंप्रेशन थे, निशान जो थे, वो लगातार बन रहे थे, लेकिन घर की तरफ नहीं, घर से उतर रहे थे और स्ट्रीट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसका मतलब जो भी वो था, जो भी वो आदमी था जो इनविजिबल था, वो घर से बाहर की तरफ जा रहा था, स्ट्रीट की तरफ जा रहा था। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy imprints become fainter and fainter and at last disappear together. अब ये लड़के जो हैं बड़े ही सरप्राइज के साथ, फैसिनेशन के साथ, अट्रैक्शन के साथ वो उन मडी इम्प्रिंट्स को फॉलो करते हैं जो धीरे धीरे गायब होते चले गए, और ज़्यादा फेंटियर, धुंधले और फेंटियर होते चले गए, और एट लास्ट वो गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ये जो मिस्टीरियस जो ये स्टेप्स बन रहे थे, फुटप्रिंट्स बन रहे थे, ये जो इम्प्रेशंस जो आ रहे थे पैरों के, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा ही सिंपल है। ये जो बीवाइल्डर बच्चे थे, ये जो घबराए हुए, भौचक्के, सरप्राइज जो बच्चे थे, ये फॉलो कर रहे थे एक ऐसे साइंटिस्ट को जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाता है, इनविजिबल बनाया जाता है। तो ये जो पैरों के निशान थे ये किसके थे? एक ऐसे साइंटिस्ट के जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है क्या करना, कि किस तरीके से हम बॉडी को ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल बना सकते हैं। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. ग्रिफिन वो साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, कैरी किया, एज इन एक्सपेरिमेंट किया, और एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करता रहा ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को क्या किया जा सकता है, इनविजिबल किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। एंड फाइनली उसने कुछ ऐसे रेयर ड्रग्स स्वैलो कर लिए, ऐसे ड्रग्स निगल लिए जिससे कि उसकी बॉडी जो है वो एक ग्लास की शीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई। हालांकि उसकी बॉडी सॉलिड थी, उतनी ही सॉलिड जितना सॉलिड एक ग्लास होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो साइंटिस्ट जो है वो बड़ा ही ब्रिलियंट था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन ये जो ग्रिफिन था ये एक लॉलेस पर्सन था, कहीं ना कहीं ये लॉ को नहीं मानने वाला एक बहुत ही अजिम्मेदार आदमी था। उसके जो लैंडलॉर्ड था वो उसे डिसलाइक करता था और उसे अपने घर से बाहर निकाल देना चाहता था। इसका मतलब वो उसे अपने जो रेंट पे जो उसने घर लिया था उससे वो उसे निकाल देना चाहता था, और इसका रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन जो है वो अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है। एंड टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, दो इट वॉज ही बिकेम अ होमलेस wanderer विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। अब घर से उसे बाहर निकलने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। क्यों? क्योंकि अगर वो कपड़े पहनता तो वो विजिबल हो जाता, और इसीलिए उसने अपने कपड़े निकाल दिए। हालांकि अब वो क्या बन चुका था? एक होमलेस wanderer बन चुका था जिसका कोई घर नहीं था, बिना कपड़ों के वो घूम रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, और हाँ कुछ हद तक वो इनविजिबल ही था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. कब तक वो इनविजिबल था? जब तक उन बच्चों ने, उन दो छोटे से बच्चों ने क्या नहीं देख लिए, उसके कीचड़ में जब पैर पड़ा और उसके वैसे जो प्रिंट बन रहे थे वो बच्चे उसे फॉलो करने लगते हैं, तब तक तो वो इनविजिबल ही था। लेकिन जब उसके प्रिंट्स बनने लगे पैरों के उस कीचड़ से, तब वो विजिबल हो गया और लोगों को शक होने लगा कि कोई तो है जो
लंदन की इन स्ट्रीट्स पे घूम रहा है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. बड़ी आसानी से उन लड़कों से तो ये बच गया, उन लड़कों से तो ये बच पाया जो उसे लंदन में फॉलो कर रहे थे उसके फुटप्रिंट्स को। लेकिन उसका जो एडवेंचर था वो अभी ख़त्म होने वाला नहीं था, क्योंकि उसने एक गलत समय, एक गलत टाइम चुना था साल का इनविजिबल होने के लिए बिना क्लोथ्स के। इट वॉज मिड विंटर, ये सर्दियों के बीच का समय था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं दिसंबर के आसपास का समय होगा, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जनवरी आते आते वो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसने एक मिड विंटर का समय चूज़ किया। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी एंड बिना क्लोथ्स के वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता था। इसका मतलब हालांकि उसके लिए इनविजिबिलिटी एक मेरिट थी, लेकिन बिना कपड़ों के वो जिंदा नहीं रह सकता था और ये उसकी डीमेरिट भी थी। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, बजाय इसके कि वो स्ट्रीट्स पे घूमता, उसने डिसाइड किया कि वो एक बिग लंदन स्टोर में वो घुस जाएगा चोरी छुपके, स्टिल्थली जिसे हम बोलते हैं, वो घुस जाएगा वार्मथ के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब उस बिग लंदन स्टोर के बंद होने का समय आ गया था, रात हो चुकी थी और इससे पहले जैसे ही डोर बंद होती है, ग्रिफिन जो है वो आराम से फिर एंजॉय करता है, प्लेजर लेता है। किसका? आप जानते हैं, उसको क्लोथ्स की ज़रूरत थी, तो वो क्या करता है? प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। बिना ये सोचे समझे कि कितना खर्चा होगा, क्योंकि वो इनविजिबल था तो उसे पैसे देने का कोई मतलब नहीं था, तो वो क्लोथ्स जो है वो पहन लेता है बिना ये सोचे समझे कि वो कितना खर्चा होगा। वो खाना खाता है जो उसका मन करता है, उस बिग लंदन स्टोर से वो खाना भी खाता है बिना ये सोचे समझे कि उसमें कितना खर्चा आएगा। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. तो वो बॉक्सेस को फाड़ देता है, रैपर्स जो है उन्हें फाड़ देता है और अपने आप को कंफर्ट देता है गर्म कपड़ों के साथ। Soon with shoes, an overcoat and a wide brimming hat, he became a fully dressed and visible man. Wide brimming cat, एक जो क्रिकेट में हम लोग एक गोल कैप पहनते हैं उसे ब्रिमिंग हैट बोलते हैं, तो एक ब्रिमिंग हैट लेता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से ड्रेस पहन लेता है, फुली ड्रेस्ड अप हो जाता है और अब वो विजिबल मैन बन चुका था। वो किचन में जाता है उस रेस्टोरेंट के और वहाँ से कोल्ड मीट और कॉफ़ी जो है वो कंज्यूम करता है और उसके बाद वो मील में वो खाता है विथ स्वीट्स एंड वाइन, और उसके बाद वो स्वीट्स और वाइन जो है उसको भी कंज्यूम करता है जो वो ग्रॉसरी स्टोर से निकाल के लाता है। फाइनली वो सेटल डाउन हो जाता है। एक पाइल्स ऑफ क्विल्ट्स जो होती हैं, रजाई का जो एक ढेर होता है, वहाँ पर जाकर आराम से वो रेस्ट करता है। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन सही समय पर उठ जाता तो शायद सब कुछ सही होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तब तक नहीं उठता जब तक जो बिग लंदन स्टोर है वहाँ के असिस्टेंट्स जो हैं वो अगले दिन मॉर्निंग में वहाँ नहीं पहुँच जाते। एंड व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। और जैसे ही उसने देखा कि कुछ असिस्टेंट्स, कुछ जो वर्कर्स थे उस बिग लंदन स्टोर के, उसके पास आ रहे हैं, उसके पास अप्रोच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है, भागने की कोशिश करता है, दौड़ने की कोशिश करता है। दे नेचुरली गेव चेज, और वो जो असिस्टेंट्स थे नेचुरली उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो कैसे अचानक डर गए होंगे शायद किसी वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found cloth. उसने क्या किया? उसने तुरंत अपने वो सारे के सारे कपड़े जो थे वो उतार दिए, और जैसे ही उसने अपने सारे कपड़े उतारे तो फिर वो इनविजिबल हो गया और डेफिनेटली फिर उसे पकड़ पाना मुश्किल था। तो एक बार वो दोबारा ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, वो दोबारा अपने आप को इनविजिबल पाता है, लेकिन नेकेड, और वो भी कब? इन चिल जनवरी एयर, जनवरी की जो ठंडी हवाएं थी उस बीच वो अपने आप को नेकेड पाता है। और हालांकि वो इनविजिबल हो चुका था, वो उन जो असिस्टेंट्स थे उनसे बच चुका था, लेकिन वो फिर इनविजिबल हो गया एंड नाउ ही वाज विदाउट क्लोथ्स वंस अगेन। और इतनी ठंड में अचानक, आप समझ सकते हैं, इतनी ठंड में नेकेड घूमना, वो भी लंदन की गलियों में, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उसे कहीं ना कहीं से कपड़ों का जो जुगाड़ है वो करना ही था। तो देखिए कहाँ से वो अपना कपड़ों का जुगाड़ करता है।
दिस टाइम उसने डिसाइड किया, दिस पर्टिकुलर टाइम जब वो वहाँ से लंदन स्टोर से निकल के भागा, तो उसने डिसाइड किया कि वो चोरी करेगा कहाँ पर, थ्रेटिकल कंपनी में, द स्टॉक ऑफ अ थ्रेटिकल कंपनी, in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. हम जानते हैं कि इनविजिबल मैन है, उसने अगर सारे कपड़े भी पहन लिए, ग्लव्स भी पहन लिए, तो फेस जो है वो क्या होगा, वो हमेशा इनविजिबल ही रहेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक थ्रेटिकल कंपनी में जाएगा। थिएटर्स जो होते हैं वहाँ पर आप जानते हैं आर्टिफिशियल मूछें, आर्टिफिशियल नोज, हर चीज़ आर्टिफिशियल मिल जाती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो थ्रेटिकल कंपनी में जाएगा जहाँ पर वो क्लोथ्स भी ले सके और कुछ ऐसे जो उसके शोल्डर के ऊपर, मतलब गले से लेकर उसके स्कल तक, उन सारी चीज़ों को वो हाइड कर सके। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लेन। अब क्योंकि वो कांप रहा था ठंड की वजह से, तो वो ड्यूरी लेन पहुंचता है जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था, जहां बहुत सारी शॉप्स थी जहां पर ये आर्टिफिशियल चीज़ें जो है वो मिला करती थी, जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो मिला करते थे। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप एंड वहाँ पर वो तुरंत जाता है और एक सूटेबल, एक बिल्कुल सही उसके हिसाब से वो शॉप जो है वो देख लेता है। वो अपना रास्ता बनाता है क्योंकि वो इनविजिबल था, अपस्टेयर्स जाता है और कुछ देर बाद वो नीचे आता है और देखिए क्या पहन कर आता है। वेयरिंग बैंडेजेस, उसने अपने पूरे स्कल पे, उसके पूरे सर पे, उसने उस शरीर पे, उसने एज इन गले के ऊपर तक उसने बैंडेजेस लगा रखी थी। डार्क ग्लासेस उसने अपनी आंखों पे लगा रखे थे, नकली नाक जो है उसने लगा ली थी, बिग बुशी साइड विस्कर्स और बड़ी बड़ी मूछें जो हैं उसने लगा ली थी, जिससे कि उसके जो ओरल कैविटी है वो ना दिखे, क्योंकि ओरल कैविटी अगर दिखती तो क्या होता, पीछे की बैंडेज दिखाई देती। और इसीलिए उसने बड़ी बड़ी जो बुशी जो विस्कर्स हैं, मूछें हैं, वो उसने पहन ली और एक बड़ी सी हैट जो है वो उसने पहन ली। अब उसके लिए वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो विजिबल हो गया था, और इसीलिए वो क्या करता है, वो अचानक अटैक कर देता है शॉपकीपर को पीछे से, और जब वो शॉपकीपर फेंट हो जाता है तो वो उसके जितना भी पैसा होता है उसे भी वो क्या करता है, चुरा कर ले जाता है। तो इसका मतलब फाइनली वो सक्सेसफुल हो पाया अपने आप को विजिबल बनाने में, और कुछ पैसे उसके हाथ लग गए थे उस शॉप से। Eager to get away from crowd London, he took the train to the village of Epping. अब क्योंकि वो समझ गया था कि लंदन में वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, वहाँ की भीड़ बहुत थी जो बार बार डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, न्यूसेंस क्रिएट कर रही थी, एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड दैट ही विल गो टू अ पीसफुल प्लेस, अ प्लेस वेयर नो वन विल आइडेंटिफाई हिम और नो वन विल क्वेश्चन हिम। और इसीलिए वो इपिंग जो है उस विलेज में जाने का डिसीजन लेता है। वो वहाँ पर 2 रूम बुक करता है एक लोकल इन में। इनका मतलब आप समझ सकते हैं सराय से। अब सराय अगर ना समझ में आए तो आप इतना समझ लीजिए कि रोड साइड में, रोड जब आप जाते हैं हाईवेज़ में, तो बगल में ढाबे या छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनमें 2-3 रूम आपको मिल जाते हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ आवर्स के लिए। उसे हम इन कहते हैं, जिनको इंग्लिश में मॉटल्स कहते हैं, MOTELS, मॉटल्स। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अभी ठंड के समय पे नॉर्मली कोई भी आदमी ऐसी जगह जिसको हम एक इन कह रहे हैं, ये एक विलेज यहाँ पर नहीं आता। तो ये जो अराइवल था स्ट्रेंजर का इस इन में, ये बड़ा ही अनयूजुअल इवेंट था, क्योंकि एक तो वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं थी, जो इपिंग है कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं थी कि आदमी वहाँ पर रेगुलरली आते हों, और वो भी ऐसे मौसम में जब इतनी ठंड पड़ रही है। तो ये क्वाइट एन अनयूजुअल इवेंट था। एक स्ट्रेंजर जिसके इतने अनयूजुअल अनकॉमन अपीयरेंस थे, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, तो सारे लोग उसके बारे में बात करने लगे कि अरे एक आदमी आया है, पता नहीं कहाँ से आया है, उसके फेस पे बैंडेजेस लगे हुए हैं, चश्मा पहन के रखता है, अपने पूरे शरीर को ढक के रखता है, कि बड़ी बड़ी ब्रीमिंग कैप पहनता है। इस तरीके से लोग जो हैं उसके बारे में बात करने लगे। मिसेस हॉल जो कि उस इन की क्या थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, या फिर हम कहेंगे कि वो लैंडलॉर्ड थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो ग्रिफिन के साथ दोस्ती बना सकें, क्योंकि भाई उनके यहाँ पर रह रहा है, उनको पैसे दे रहा है, रेंट पे है, तो डेफिनेटली दोस्ती तो रखनी पड़ेगी जिससे और ज़्यादा समय तक वो रह सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, लेकिन ग्रिफिन जो है उसका कोई डिज़ायर नहीं था, कोई चाहत नहीं थी कि वो किसी से बात करे,
और वो क्या रीज़न देता है देखिए, वो कहता है कि मेरा एपिंग आने का कारण ये है कि मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे कोई डिस्टर्ब करे, और हाँ, ये जो मेरा फेस है ये एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो गया है, एक एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ और उसकी वजह से मेरा फेस जो है ऐसा हो गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in views of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब मिसेस हॉल को हालांकि इस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए था कि भाई बताओ, एक गेस्ट आया है और वो ऐसा रूड बिहेव करता है, इतना इरिटेट टेम्पर का है लेकिन मिसेस हॉल को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मिसेस हॉल सेटिस्फाई हो गई कि चलो ठीक है, ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड साइंटिस्ट है जो अपने बारे में सोचता है, अपने में ही रहना चाहता है, उसे बोलते हैं मैसेंट्रिक। और दूसरा ये, मिसेस हॉल को इस बात से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो जो स्ट्रेंजर है वो उसे सही टाइम पे कर रहा था, उसके इनका जो रेंट था उसे आराम से पे कर रहा था। तो मिसेस हॉल को कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर उसकी जो हैबिट्स हैं अगर वो स्ट्रेंज हैं और अगर वो थोड़ा गुस्सैल किस्म का आदमी है, इस बात से मिसेस हॉल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें तो पैसे मिल रहे थे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन वो पैसा जो उसने उस शॉप से चुराया था, उस ड्यूरी लेन की उस शॉप से चुराया था, वो जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि वो ख़त्म हो गया। और अब प्रेजेंटली जो है ग्रिफिन एडमिट करता है कि उसके पास कोई कैश नहीं है, उसके पास अब पैसे रेडी कैश जो है, जो कैश है, नोट्स जो हैं उसके पास नहीं है जो उसे तुरंत दे सकता है। और उसने ये प्रिटेंड किया, ये दिखाने की कोशिश करी कि उसके पास एक चेक आने वाला है और जैसे ही वो चेक आएगा वो उसे पैसे दे देगा, वो मिसेस हॉल को रेंट के पैसे दे देगा। तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये हम समझ सकते हैं कि जब वो पैसा ख़त्म हो गया लेकिन ग्रिफिन वहाँ से जा नहीं सकता था और इतने दिनों से रह रहा था, तो मिसेस हॉल भी बोली चलो कोई बात नहीं, इतने दिन रहे हैं तो देखा दिन में क्या उसका चेक आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिसेस हॉल भी जो एग्री हो जाती है कि चलो आप रह सकते हो। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और उसी के बाद अचानक एक अजीब सा, एक लोगों को अलर्ट करने वाला एक इंसिडेंट जो है, वो एक एपिसोड जो है वो हो जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग का समय था, डाउन का समय था, अर्ली मॉर्निंग का समय था। क्लर्जी मैन और उसकी बीवी जो हैं अचानक जग जाती हैं, उठ जाती हैं क्योंकि एक नॉइज़ जो है उनके स्टडी रूम से आ रही थी। इसका मतलब क्लर्जी के स्टडी रूम से, उसके घर में जो स्टडी रूम था वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। Creeping downstairs, they heard the clink of money being taken from the clergy's desk. और उन्हें ये महसूस हुआ कि वो पैसा जो वो अपने घर के लिए यूज़ के लिए उन्होंने निकाला था, वो पैसा बचाया था, वो पैसे की आवाज़ें आ रही थी कहाँ से? जो क्लर्जी मैन था उसकी डेस्क से। Without making any noise, with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flew open the door. अब बिना आवाज़ किए हुए, बिना किसी को मतलब हिंट दिए हुए कि कोई सुन लेगा, हमारा जो क्लर्जी मैन है वो एक डंडा जो है, वो एक पोकर जो है वो उठा कर लाता है और उसके बाद तुरंत तेजी से वो दरवाज़ा खोलता है और चिल्लाता है सरेंडर करो, मतलब हाथ ऊपर करो जो भी है। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है ये देख के, वो एस्टॉनिश्ड हो जाता है ये देख कर कि जो रूम था वो खाली था। वो और उसकी जो वाइफ हैं वो डेस्क के नीचे देखते हैं, कर्टन्स के पीछे देखते हैं, इवन चिमनी के भी अंदर देखते हैं, लेकिन एक भी साइन नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर, कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं था। लेकिन फिर भी डेस्क जो है वो खोली जा चुकी थी और उसमें से जो हाउस कीपिंग का पैसा था, वो पैसा जो घर में रखा गया था, वो भी क्या हो गया था? वो मिसिंग था, वहाँ से गायब था। क्लर्जी जो है वो पूरे दिन बस यही कहता रहा, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ है यार, बड़ा अजीब सा एक इंसिडेंट हुआ है मेरे घर में। पैसों की आवाज़ आ रही थी, उसके क्लिंकिंग की आवाज़ आ रही थी, कोई ना कोई तो था घर में, लेकिन पूरा घर छान लिया लेकिन कोई नहीं मिला। तो ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर जो है वो किसके साथ हुआ था? क्लर्जी मैन और उसके फैमिली के साथ हुआ था। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन उसके बाद उसी दिन काफ़ी लेट मॉर्निंग में एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ, जब मिसेस हॉल के फर्नीचर जो हैं वो अचानक उड़ने लगे, अचानक वो हिलने लगे, मूव करने लगे, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया।
The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. अब जो लैंडलॉर्ड और उसकी बीवी हैं वो जल्दी उठ जाते हैं और वो सरप्राइज होते हैं ये देखकर कि साइंटिस्ट का जो रूम है वो खुला हुआ है। अभी आप सोचेंगे सर खुला हुआ है तो कौन सा सरप्राइज की बात है। बात यह है कि वो हमेशा बंद रखता था क्योंकि वो सॉलिट्यूड चाहता था, वो नहीं चाहता था कोई उसे डिस्टर्ब करे, और इसीलिए आज जब वो डोर खुले हुए थे उसके रूम के तो वो काफ़ी सरप्राइज थे। और आप जानते हैं मिसेस हॉल लेडीज़ अगर रूम खुला हुआ है तो वो देखने ज़रूर जाएंगी कि कैसा क्या है, कि वो अंदर करता रहता है, अंदर ही बैठा रहता है, अंदर ही कुछ ना कुछ बोलता रहता है, क्या करता क्या है। सो unusually it was shut and usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. यूजुअली तो वो हमेशा शट और लॉक रहता था और वो बहुत गुस्सा हो जाता था अगर कोई उसके घर में, उस रूम में जो उसने रेंट पे लिए थे इपिंग में, उस इन में अगर कोई घुसता था उसके उस रूम में। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड, और मिसेस हॉल के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो खोना नहीं चाहती थी क्योंकि वो देखना चाहती थी कि अंदर वो करता क्या है। दे पीप्ड अराउंड द डोर। अब मिस्टर एंड मिसेस हॉल वो झांक कर देखते हैं डोर के अंदर से और वहाँ पर कोई नहीं था। वो डिसाइड करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो देखेंगे कि अंदर ये करता क्या है। जो बेड क्लोथ थी वो ठंडी पड़ी थी। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जिसका मतलब जो ग्रिफिन है वो वहाँ पर सोया नहीं था, उस बेड के ऊपर नहीं सोया था क्योंकि वो ठंडी पड़ी हुई थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इसका मतलब साइंटिस्ट काफ़ी देर पहले ही उठ गया था और वो जो बेड था वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। बट स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, लेकिन वो जो क्लोथ्स थी, वो जो बैंडेजेस वो पहना करता था वो अभी भी कहाँ पड़ी हुई थी, वो उसी रूम में पड़ी हुई थी। इसका मतलब उसने वो बैंडेजेस नहीं पहनी थी।